बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस पाट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक टुडे। सियासत से जुड़ी खबरों पर तबसरा पेश करेंगे, जबकि मुल्क भर में पेश आने वाले अहम वाक़यात जो है वो भी डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ प्रोग्राम में स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब जवेद इकबाल ग्रैस साहब, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं जनाब नाज़िम मलिक साहब। मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ नाज़िम मलिक साहब की जानिब बढ़ते हुए करता हूँ। जी नाज़िम मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़िम मलिक साहब, गंदम खरीदारी का बहरान जो है वो अभी ख़त्म नहीं हो सका। जो गंदम के हवाले से बहरान पाया जाता है, क्या अपडेट है? लोग बड़े परेशान हैं, छोटा किसान बड़ा परेशान है। हुकूमत इस पे क्या लाहेअमल हुकूमत ने इख्तियार किया है? जी, गंदम बहरान पे आज ड्रॉप सीन हो गया है और पंजाब हुकूमत जिसने गंदम खरीदारी के लिए 3900 रुपये कीमत लगाई थी, सरकारी कीमत, वो आज वजीर खुराक ने पंजाब असम्बली में बहस समेटते हुए कहा है जी, हाथ उठा दिया और कहा जी हम गंदम नहीं खरीद सकते। उनकी तरफ से साफ इनकार हो गया और पंजाब के जो किसान है वो बर्बाद हो गया। उनकी गंदम सड़कों पे पड़ी हुई है, कोई खरीदने वाला नहीं, क्योंकि जो हुकूमत पंजाब है, वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने खुसूसी तौर पर गंदम खरीदारी के लिए 3900 रुपया फी मन कीमत लगाई थी और किसान इस इंतजार में बैठे हुए थे कि कब हुकूमत गंदम खरीदती है। लेकिन आज पंजाब हुकूमत ने सिरे से साफ इनकार कर दिया, ने कहा जी हम ये गंदम नहीं खरीद सकते, हमारा सूबा माली बहरान का शिकार है और हमारे पास पैसे नहीं है गंदम खरीदने के। और इस पर पिछले 15-20 दिनों से असम्बली का इजलास जारी था गंदम की खरीदारी पर, लेकिन आज हुकूमत की नाकामी खुल के सामने आ गई है, क्योंकि उन्होंने खुद जवाब दे दिया कि हम ये गंदम नहीं खरीद सकते। यह हुकूमत की बहुत बड़ी पहली नाकामी है कि जिन किसानों का वो वोट लेकर आए थे उन किसानों को उन्होंने माली तौर पर बर्बाद कर दिया है। और मजे की बात यह है कि पंजाब असम्बली में गंदम बहरान पर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान असम्बली यकजान है, एक आवाज हो गए हुए हैं और हुकूमत पर वो शदीद तनकीद कर रहे हैं कि हुकूमत ने किसानों को बर्बाद कर दिया। अरकान असम्बली का कहना था, जो हुकूमती अरकान असम्बली, उन्होंने कहना था जी हम तो इन लोगों के वोट लेकर आए हुए हैं, अब तो हम अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं है, हम इनको क्या जाकर मुंह दिखाएंगे, किसान तो हमारे घर जलाने के लिए आ गए हैं, वो तो अपनी गंदम वो उन्होंने सड़कों पे रखी है, अब वो कहाँ लेकर जाएं। अच्छा नाज़िम मलिक साहब, कल तक जो आपके पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान हैं वो तो खुद कह रहे थे जी किसानों का बहरान ख़त्म होना चाहिए, गंदम खरीदी जानी चाहिए। तो अब उसे क्या हो गया कि वो खुद कह रहा है कि जी हम गंदम नहीं खरीदेंगे, और उसके अपने हुकूमती इत्तेहाद के जो मेंबरान हैं वो भी मुखालफत में चले गए हैं। और इस मौके पे अपोजिशन का क्या किरदार रहा है और मलिक मोहम्मद अहमद खान ने ये बात क्यों की है? अपोजिशन ने अपना पूरा किरदार अदा किया है, हुकूमत को एक रास्ता दिया है कि वो इस रास्ते पर आए और गंदम खरीदे, लेकिन हुकूमत ने किसी तरफ नहीं आई और उसने किसी भी तजवीज़ को नहीं लिया। और वज़ीर पंजाब ने इस पर कमेटी भी बनाई थी अरकान असम्बली की वज़ीर खुराक की क़यादत में, लेकिन वो कमेटी भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। ये पंजाब हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर है और इसके साथ मुस्लिम लीग नून की सियासत पर, हुकूमत पर भी पड़ेंगे, क्योंकि ये पहला इम्तिहान आया था। मलिक साहब आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई है जी, आवाज़ आ रही है? नाज़िम मलिक साहब आपकी जी, गुरैस साहब, मेरे ख्याल कोई तकनीकी खराबी की वजह से आवाज़ नहीं आ रही। जिस तरह नाज़िम मलिक साहब ने बताया कि आज पंजाब असम्बली के स्पीकर ने ये कह दिया कि हम गंदम नहीं खरीदेंगे। किसान अच्छा वज़ीर खुराक ने कहा है, उसने कहा वज़ीर खुराक ने कहा, वज़ीर खुराक ने कह दिया, वो कह रहा है कि पूरे हुकूमती जो मेंबरान हैं, अरकान असम्बली हैं, वो सारे बस वो बात तो एक ही होगी, जब सूबाई वज़ीर ने ये बात कर दी तो हुकूमत का वज़ीर है। जी यूनुस साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हुकूमत को इसके बारे में कोई कंप्लीट, आप देखें ना, एक मिनिस्ट्री है सेंटर में, इसको कहते हैं। नाज़िम मलिक साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपकी तरफ गुरैस साहब आते हैं। जी नाज़िम मलिक साहब लाइन कर दी थी। जी जी प्लीज़। अब जो मरियम नवाज शरीफ हैं, जो वज़ीर पंजाब हैं, उन्होंने पहले ही इम्तिहान में वो मुकम्मल नाकाम हो गई हैं और किसान जो है वो इनकी जान खाने को आए हुए हैं, लेकिन इनके पास कोई जवाब नहीं रहा कि आप किसानों को क्या मुंह दिखाएं।
पंजाब हुकूमत की ये बहुत बड़ी नाकामी सामने आई है और इसके असरात आने वाली सियासत पर, मुस्लिम लीग नून की सियासत पर और पंजाब हुकूमत पर पड़ेंगे। आप देखें जिस तरह जो कश्मीर में हो रहा है, अगर किसान भी बाहर निकल आए तो पंजाब हुकूमत से मुश्किल हो जाएगा पंजाब के किसानों को संभालना, क्योंकि वो अपने हक के आवाज के लिए बाहर निकलते हैं और ऊपर उनसे लाठीचार्ज किया जाता है, उनकी गिरफ्तारियां की जाती हैं, उन्हें मारा पीटा जाता है सड़कों पर। तो पंजाब जो किसान है वो बिखरे हुए हैं। अब देखें आज इस ऐलान के बाद जो वज़ीर खुराक ने किया है, इसके बाद किसान क्या लाहे अमल बनाते हैं ये हमें कल तक पता चलेगा और उसके बाद नहीं। जी मलिक साहब, जी मलिक साहब, गुरैज साहब, जिस तरह नाज़िम मलिक साहब बता रहे थे कि पंजाब हुकूमत के जो वज़ीर आला है वो नाकाम हो गई हैं। आप देखें कि पहले एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल का इशू बना, उसको वो हैंडल नहीं कर सकी, बड़ी बदनामी हुई। फिर वकला एहतजाज चल रहा है, वो भी गवर्नमेंट जो है वो टैकल नहीं कर सकी, उन पर तशद्दुद करवाया गया, बड़ी बदनामी हुई, लाठियाँ बरसाई गई। लॉयर पे उनका मुतालबा जायज़ था कि वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात नहीं होने चाहिए, उनका जायज़ मुतालबा था कि यहाँ से अदालतें ना जो है वो निकाली जाएँ, चलो बैठ के बात कर ली जाती, लेकिन वो भी इशू हल नहीं हुआ। अब किसानों का इशू जो है वो भी हल नहीं हो पा। जी नाज़िम मलिक साहब, आवाज़ आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा नाज़िम मलिक साहब, पहले एचएसएन कॉलेज का मसला बना, पंजाब हुकूमत उसको जो है वो टैकल ना कर सकी, वो बड़ी बदनामी का बायस बना। फिर वकला और पुलिस के दरमियान जो तसादम का रास्ता आपने देखा कि वो बड़ी एक तरफ वफाकी वज़ीर कानून कह रहे थे जनाब कि ये वकला पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है, साथ वो ये भी कह रहे थे कि इनकी गिरफ्तारियाँ के अमल में लाई गई हैं, उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, तशद्दुद भी कर लिया गया, अभी तक वो मसला हल नहीं हुआ। आज भी सारा दिन लाहौर हाई कोर्ट के आते में पुलिस जमा रही। अब ये किसानों का मामला चल पड़ा, किसान जब एहतजाज के लिए पंजाब असम्बली आ रहे थे रैली लेके, उन पर भी तशद्दुद किया गया। तो ये पुरतशद्दुद वाक़यात किसी को अपना एहतजाज का हक हासिल भी नहीं है, किसानों के इशू पे भी ये नाकाम हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था जी मैं गंदम बहरान पे इंक्वायरी करवाऊंगा, वो भी इंक्वायरी नहीं हो सकी। रोज़ कोई ना कोई मसला खड़ा हो रहा है, तो इससे क्या आप समझ रहे हैं कि ये बैड गवर्नेंस नहीं है? ये बहुत ज्यादा बैड गवर्नेंस है और पंजाब की और वफाक की हुकूमत की जो रेट है वो बहुत कमजोर हो गई है सूबे के अवाम के मसाइल के हल के लिए, और ये उन पे पड़ा है। मैं इसको ये भी बताऊं कि जहां ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इख्तलाफात है हुकूमती नाकस पॉलिसियों की वजह से, जहां हुकूमत कमजोर है वहां पर मुस्लिम लीग नून के अंदर भी जो इख्तलाफात है वो भी बड़ी शिद्दत अख्तियार करके हैं। मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त सदर थे वज़ीर-ए-आज़म, अच्छा मैं मलिक साहब माफी चाहता हूँ, दूसरा सवाल आपकी तरफ मैं आ जाता हूँ, ये इसका जवाब जरा गुरैज साहब से ले लें। गुरैज साहब, जिस तरह नाज़िम मलिक साहब ने इस पर तज़िया पेश किया, आप क्या कहते हैं, आपका क्या इस पर मौक़िफ़ है, आप क्या तज़िया देंगे कि किसान जो है वो भी सड़कों पे है, वकला भी सड़कों पे है? और देखें अब आप मुझे 1-2 मिनट दीजिएगा जी प्लीज में, ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ। जनाब देखें ये तो हुकूमत की, पंजाब हुकूमत की बिल्कुल नाकामी है। अब देखें पंजाब हुकूमत में जो कबीना है वो किन लोगों पे मुबनी है, हाँ जी, उनमें आप देखें कि कितने लोग हैं जो एक्सपीरियंस लोग हैं। ये मरीम नवाज़ ने सारी जो है ना नई टीम उसमें शामिल की है, कुछ चेहरे पुराने हैं, बाकी सारे लोग नए हैं, और वो लोगों का कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना जी। जिसकी वजह से आप देखें बहावल नगर वाला केस हुआ, उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट आया, वकला के साथ अभी तक स्ट्राइक चल रही है और पता नहीं कितने दिन चलनी है। पॉलिसी तो गुरैज साहब ज़िरेला की चलनी है ना, चेहरे जो भी हूँ, अब मलिक मोहम्मद अहमद खान सीनियर सियासतदान है, लेकिन ये है ना एडवाइजरी सेशन भी तो होता है ना जी, मीटिंग्स होती हैं, उसमें सब लोग एक मशवरा तो देते हैं ना। को तो मियां नवाज शरीफ खुद हैंडल चल रहे हैं पंजाब को, अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये सारे मामलात को हल कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब, फिर तो नवाज शरीफ साहब फेल हो गए, फिर तो पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फेल हो गई जनाब। हाँ जी, वकला का अभी तक स्ट्राइक चल रही है। किसानों का जो मामला है जरा थोड़ा सा गौर फरमाएं इस पे कि किसान कैसे इस वक्त 92% से ज्यादा किसान हैं जो कि 12.5 एकड़ से कम है।
जी जनाब। और मोर देन 62% किसान ऐसे हैं जो 5.5 एकड़ से कम जिनकी ज़मीन है, फॉर्म साइज कम है, जनाब। ये छोटे ज़मींदार हैं जी। आप इनको सबको जमा करें, मतलब 92% से ज़्यादा छोटे ज़मींदार हैं जनाब। जिनका गंदम का मामला है, और आपने उन लोगों से गंदम खरीदने से इनकार कर दिया। यानी वो किसान जब वो गंदम की काश्त शुरू करता है तो ज़मीन का ठेका पता नहीं कहाँ से पकड़ के देता है। कुछ लोगों की तो अपनी ज़मीन होती है, कुछ लोग बेचारे ठेके पे लेके काश्त करते हैं, पता नहीं कहाँ से पकड़ के फिर बीज पता नहीं कहाँ से पकड़ते हैं, वो मिडल मैन से लेते हैं, और मिडल मैन जो इनपुट्स देता है वो महंगा तरीन इनपुट देता है हैं जी, क्योंकि वो उधार से लेते हैं, और जब उनकी जिन्स लेते हैं तो वो मिडल मैन बहुत सस्ते दामों लेता है हैं जी। पानी का मसला, डीजल इतना महंगा, खाद का जो बहरान आया है कि एक तो मिलावट वाली खाद मिलती रही है, एक ब्लैक में खाद मिलती रही है, यानी कि 15-15, 16-16 हज़ार की बोरी DAP की और यूरिया की बोरी जो है वो 5-6 हज़ार की मिलती रही है हैं जी। डीजल का ना होना, फिर गंदम की मार्केटिंग सबसे बड़ा मसला है जी। ये आज तक आप ये देखें 2013 में भी बहरान आया था गंदम का। ये दानियाल साहब ने, दानियाल अजीज साहब जो नून लीग के ही बंदे हैं, उन्होंने बताया है कि ये एक 2013 में बहरान आया, फिर उसकी इंक्वायरी हुई, और उसकी इंक्वायरी में सारे नून लीग की हुकूमत ही मुलव्वस थी। और अब भी आप देखें PDM की हुकूमत इसमें मुलव्वस नजर आ रही है। उसके बाद वो फिर जो PDM 2 है, जो निगरान हुकूमत है, वो बीच में इन्वॉल्व है, और वो क्लियर कट इन्वॉल्व है, और उसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं हो सकी। तो इसलिए ये पंजाब हुकूमत का टेस्ट केस था गंदम, ये बड़ा मामूली काम है। ये गंदम का खरीदना कोई नुकसान का सौदा नहीं है, ये एक प्रॉफिटेबल कारोबार है, गवर्नमेंट खुद खरीद सकती है। हाँ, गवर्नमेंट को खरीदना चाहिए था। आपने कौन सा सारी गंदम खरीद लेनी है, आपने तो कुछ परसेंटेज उसकी खरीदनी है, और खरीद के, और अभी भी फौरी तौर पे इनको ये चाहिए कि ये फौरी तौर पे इस पे एक्शन लें, चीफ मिनिस्टर साहबा और प्राइम मिनिस्टर साहब इसके एक्शन लें कि इस गंदम को फौरी तौर पे खरीदा जाए। अगर नहीं खरीदेंगे तो आपने वो सही कहा कि जैसे AJK में पूरा कश्मीर निकल पड़ा है, और आपको पता है भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो तो अलग बात है कि जो कमेटी बनी हुई है, जो वो उस मूवमेंट को चला रही है, उन्होंने उनका जरा मुंह तोड़ा है भारत के मीडिया का कि ये हम अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के साथ हैं, और इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर भी लेंगे। ठीक है ना? अच्छा, मैं नाज़िम साहब से दोबारा पूछ लूं, मलिक साहब, मियां नवाज शरीफ पंजाब को खुद चला रहे हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं, 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, वज़ीर-ए-आला पंजाब भी रह चुके हैं, पार्टी के सरबराह हैं, कायद हैं, अब आइंदा उन्हें जो है वो सदारत भी मिलने वाली है। ये पंजाब हुकूमत की क्यों जो है वो मुसलसल नाकामियाँ नज़र आ रही हैं और बैड गवर्नेंस दिखाई दे रही है? किसी इशू पे वो काबू नहीं पा रहे। अवाम जो है अगर कोई सड़क पे आता है तशद्दुद करते हैं, पहले PTI का मसला बना हुआ है, वो लोग एहतजाजन सड़कों पे आए, उनको जनाब इन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाया। अब आम लोग जो अपने मुतालबे के हक़ में बाहर निकलते हैं, उनको भी जनाब तशद्दुद का सामना है, कोई अपना मुतालबा भी नहीं मनवा सकता। मियां नवाज शरीफ इस हवाले से बड़े जो है वो मंजे हुए सियासतदान थे। मुझे याद है चीफ सेक्रेटरी पंजाब का मसला बन गया था, चीफ सेक्रेटरी पंजाब की गाड़ी के नीचे कोई कारकुन को आ गया था उसकी गाड़ी के नीचे, तो जो मुतासरा खानदान था, गवर्नर पंजाब उस वक्त मरहूम, उसके बेटे की गाड़ी के नीचे उसके जो है वो घर गए थे, जो मरहूम कत्ल हो गए हैं। तो जब गवर्नर पंजाब वहाँ गए तो उन्होंने भी ये मुतालबा किया कि चीफ सेक्रेटरी को फौरी फारग किया जाए, वो खानदान ने भी मुतालबा किया, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, वो फारग करने के लिए तैयार नहीं थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ नवाज शरीफ थे, और वो पाकिस्तान जब लाहौर आए तो उस खानदान के घर गए, जब उन्होंने मुतालबा किया तो मियाँ नवाज शरीफ ने फौरी नो टाइम उसको तब्दील कर दिया। इनके बारे में तो ये है वो बड़े मंजे हुए। मैं इसका थोड़ा सा आपको हक़ करता हूँ। अब क्या वजह है, वो बूढ़े हो गए हैं क्या, उनकी कोई समझ में नहीं आ रहा, या वो वैसे कोई बुखाहट का शिकार है कि उन्हें वज़ारत उज़्मा नहीं दी गई, या क्या मामला है? इतने मंजे हुए सियासतदान अपनी बेटी को कामयाब कराने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं।
बेटी है वो बराए नाम की वज़ीर आला है। असल में ब्यूरोक्रेसी और पंजाब हुकूमत के जो इंतजामी मामला हैं वो सारे बराए रास्त मियां नवाज शरीफ रायबंद बैठकर चला रहे हैं। और आपको पता है कि जिस तरह का इनके पास मैंडेट है, जिस मैंडेट के तहत फॉर्म 47 के तहत उन्होंने हुकूमत ली है, उसके तहत इनके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और दूसरा यह है कि बाज़ अहम फैसले इनको करने की इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इनको हुकूमत दी है वो इनको अहम फैसले नहीं करने दे रहे, क्योंकि पंजाब इस टाइम माली बहरान का शिकार है। और उस बहरान की वजह से इनकी हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो गई है, पंजाब में भी और मरकज में भी। अब नवाज शरीफ की ये बहरहाल कमजोरी है, नाकामी है, और कहीं वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। लेकिन बात यह है कि अब अगर नाकाम और नाअहल लोग इक़्तिदार में आ गए हैं तो उसका कसूरवार कोई अवाम तो नहीं है। अवाम को तो रिलीफ चाहिए। रिलीफ कौन देगा? इस टाइम एक जबर का निज़ाम है। किसान बेचारे देखे कितने गरीब हमारे लोग हैं, अगर वो बाहर आते हैं तो उनको डंडे मारते हैं। क्या अच्छा, मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ता हूँ, आपकी तरफ ही बात कर लेते हैं। पहले मुस्लिम लीग नून में एक बार फिर सदारत के हवाले से मामला चल रहा था। अब 28 मई को दोबारा इजलास भी तलब किया गया है। शहबाज शरीफ को हटा के मियां नवाज शरीफ जब सदर बन जाएंगे, जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने भी इस्तीफा दे दिया है, पर शहबाज शरीफ ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो अब आप क्या समझते हैं, मियां नवाज शरीफ के पास सदारत आने से कोई मुस्लिम लीग नून के अंदर दोबारा से कोई नया जज्बा आ जाएगा, या क्या वजह है कि कोई ऐसे ही जिस तरह अब कोई उन्हें बड़ी रसवाई का सामना है, इलेक्शन में बड़ी बुरी तरह नाकाम हुई है, फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 का सहारा लेना पड़ा। जी नाज़िम जी, वो ये मुस्लिम लीग नून जो है ना, ये अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार है। और उन इख्तिलाफात के बायस क्योंकि मरकज में नवाज शरीफ ग्रुप की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, उनके मसाइल वैसे के वैसे थे, इसलिए मामले को फुल तौर पर टैकल करने के लिए मियां नवाज शरीफ ने इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ताकि जहां शहबाज ग्रुप बैठा हुआ मरकज में वहां नवाज शरीफ ग्रुप की भी बात सुनी जाए। एक तो ये मामला हो गया। दूसरी बात यह है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने इस्तीफा दे दिया है और मियां नवाज शरीफ इस दोबारा मुस्लिम लीग नून के सदर बनने जा रहे हैं। उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 18 मई को मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया गया है और 28 मई को जनरल कौंसिल का इजलास बुलाया गया है मुस्लिम लीग नून की, जिसमें नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर पार्टी का दोबारा सदर चुन लिया जाएगा। और ख्वाजा साद रफीक के बड़े इम्कानात है कि वो सेक्रेटरी जनरल पार्टी के बन सकते हैं। और इन हालात में मियां शहबाज शरीफ ने चंद दिन पहले एक बड़ी अहम मीटिंग थी मॉडल टाउन में, मियां नवाज शरीफ ने तलब कर रखी थी, जिससे मियां शहबाज शरीफ को भी बुलाया हुआ था। और लेकिन चंद गल के फासले पर होने के बावजूद शहबाज शरीफ मियां नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में शिरकत नहीं की, इस्लामाबाद चले गए थे। और आज उन्होंने किसी से मिले बगैर ही इस्तीफा दे दिया है पार्टी के सदारत से। उन्हें पता है कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। पार्टी की सदारत वज़ारत उज़्मा के ओहदे से बरी होती है, पार्टी की सदारत उनसे चली गई है। इसका मतलब है कि उनकी सियासत का बाब अब खत्म होने जा रहा है और वज़ारत उज़्मा कब तक उनके हाथ में है ये भी कोई नहीं पता। इसलिए अब मुस्लिम लीग नून की जो बात हो रहा है वो अमली तौर पर मरियम नवाज शरीफ संभालेंगे अपने बाप की जगह पर। मियां नवाज शरीफ सिर्फ बराए नाम पार्टी का सदर होंगे, लेकिन असल पार्टी मरियम नवाज चलाएंगी और आगे चलकर किसी मसले पर मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की अपने बाप की जगह पर पार्टी की क़यादत संभाल लेंगी। पार्टी के अंदर शदीद इख्तिलाफात हैं और शदीद इख्तिलाफात के बाद हुकूमत की कारकर्दगी पंजाब में भी और मरकज में भी कमजोर हो रही है। पंजाब में हमजा ग्रुप जो है वो हुकूमत को नाकाम कर रहा है और मरकज में नवाज शरीफ ग्रुप शहबाज शरीफ को नाकाम करने के चक्कर में पड़े हो गए हैं। इनकी अंदरूनी लड़ाई की वजह से जो हुकूमत है उसका काम ठप होकर रह गया हुआ है। और मैं आपको साथ ये भी बताऊं कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ फैमिली में खानदानी इख्तिलाफात ने भी सर उठा लिया हुआ है और इनके दरमियान अपने अपने जो हिस्सेदारियां हैं उनको भी तकसीम करने की बात की जा रही है। क्योंकि मरियम नवाज शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज को सियासत में नहीं देखना चाहती मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से,
اس لیے ان کا پتہ صاف ہو گیا ہے. اور مستقبل 3 میں اچھا ناظر صاحب، بلاول بھٹو آئے لاہور میں تھے، انہوں نے بھی وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ سیاستدانوں کو کہتے ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائے. میاں نون لیگ کی جانب سے ایسی باتیں بہت کم سننے کو ملتی ہیں. بالکل میں یہی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ثناء تھا. اللہ بھی بات اب یہی کرتے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو رہائی مل جانی چاہیے. یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ بات ہے کہ ان کو سمجھ لگ گیا ہے کہ ہم جو دہلی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں، نہ قوم نے اس کو قبول کیا ہے نہ ہی انٹرنیشنل قوتوں نے اس کو قبول کیا ہے. آئی ایم ایف نے صاف اور کھڑا جواب دے دیا ہے ان کو کہ آپ کے ملک کے سیاسی حالات نہیں ٹھیک. جہاں سیاسی عدم استحکام ہو وہاں جو قرضہ دیا جاتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے. اور اس لیے آئی ایم ایف نے اپنے خط میں لکھا ہے حکومت پاکستان کو. دوسری طرف آپ آ جائیں کہ یہ جو رانا ثناء اللہ جو تفلے کر رہے ہیں اور بلاول جو کہہ رہے ہیں جی سیاسی استحکام ہونا چاہیے اور پارٹی قیادت کو، ساری پارٹی لیڈرشپ کو بیٹھ کے اپنے مسائل حل کرنے چاہیے، یہ ان کی مجبوری بن. ان سب کو پتہ چل گیا ہوا ہے کہ اب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے سوا یہ اب سسٹم نہیں چل سکتا. تو وہ ایک ٹریپ کرنے کی گیم ہے. وہ کہتے ہیں کسی طرح سے ہم عمران خان کو ٹریپ کر کے لے آئے مذاکرات کی ٹیبل پر تاکہ ہماری حکومتوں کو آگے کا ٹائم اور مل جائے کچھ. لیکن اب ان کو ٹائم نہیں ملنے والا. ناظر ملک صاحب بہت شکریہ. آپ بتا رہے تھے کہ مسلم لیگ نون اندرونی اختلافات کا شکار ہے. مسلم لیگ نون پنجاب میں جو میاں نواز شریف کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ مرکز کو کمزور کرنے پر تلی ہوئی ہیں، جبکہ مسلم لیگ وفاق میں جو شہباز شریف کی لبی موجود ہے وہ مریم نواز کو ناکام کرنے پہ تلی ہوئی ہے. کیا اندر کی کہانی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. یہاں ناظرین ایک بریک کا ٹائم ہوا، دوبارہ پھر یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین بریک پر جانے سے پہلے مسلم لیگ نون کی اندرونی سیاست جو آپس میں اختلافات کا شکار ہو رہی ہے اس پہ بات چیت کر رہے تھے، اور بلاول بھٹو کیا کہتے ہیں اس پہ بھی ہم نے بات کی. تو گریز صاحب، مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات جو بڑے کھل کے سامنے آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پارٹی مزید کمزور ہوگی؟ پہلے ان کا ووٹ بینک بڑا ڈسٹرب ہوا ہے، یا میاں نواز شریف کے پاس صدارت آنے سے پارٹی مضبوط ہو جائے گی؟ جناب دیکھیں، اب پارٹی جو ہے نا اس وقت پارٹی کی پوزیشن بہت ہی کمزور ہے. پارٹی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ 80% تو پارٹی ختم ہو چکی ہے. اب وہ جتنے نواز شریف صاحب کے لیول کے ساتھ جو لوگ تھے، جو ٹیم تھی ان کی، وہ آدھے سے زیادہ باہر بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اب یہاں پہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے یہ 3 گروپ اس میں انوالو ہیں اس وقت. ایک گروپ ہے جو کہ اصل حکومت چلا رہا ہے جناب، دوسرا گروپ ہے جو کہ نون لیگ ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ جیسے جیسے احکامات ملتے ہیں ویسے ویسے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اسی طرح جو تیسرا گروپ ہے وہ ہے پیپلز پارٹی کا، جو آرام سے آئینی عہدے لے کے بیٹھا ہوا ہے اور انجوائے کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یہ نون لیگ جو ہے یہ پہلے ہی ختم ہو چکی ہے. دوسری بات، یہ سب سے زیادہ نقصان ان کو اس چیز نے پہنچایا ہے جو فارم 45 کی جگہ 47 کے رزلٹ کی شکل میں یہ لوگ اقتدار میں آئے ہیں. اگر یہ فوری طور پہ اس وقت 47 فارم والا سلسلہ نہ کرتے اور 45 کو ہی تسلیم کر لیتے اور اپنی شکست تسلیم کر لیتے تو ان کو نئی زندگی مل سکتی تھی. لیکن صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی بھی حکومت اقتدار میں ہوتی ہے تو لوگ جو ہے وہ دوسری جماعتوں سے اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ طاقت میں ہم بھی اس کا حصہ بن سکیں اور اپنے جو کوئی مفادات ہیں ان کا تحفظ کر سکیں، اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کروا سکیں. مسلم لیگ نون اب پنجاب میں بھی اقتدار اس کے پاس ہے، وفاق میں بھی اقتدار اس کے پاس ہے، تو پھر کیوں دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اختیارات جو ہیں وہ کسی اور کے پاس ہے، گورنمنٹ کوئی اور چلا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ پھر کس حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ اس حالات میں تو ان کو وہی کرنا چاہیے کہ ان کو یہ گورنمنٹ چھوڑ دینی چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور جویل لطیف صاحب کیا کہتے رہے ہیں، وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا. اور اب
आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा क्लियर कट कहा है कि सिस्टम उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक इमरान खान इन नहीं होता। मतलब ये देखें कितनी बड़ी बात उसने की है कि सिस्टम उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक इमरान खान इसमें इन नहीं होता। वो ग्रैंड डायलॉग की बात करता है कि डायलॉग होने चाहिए जिसमें आपस में बैठना चाहिए, बैठ के बातचीत करनी चाहिए, लेकिन असल वजह यह है कि किसके साथ वो डायलॉग करें। हाँ जी, जब वो उस ताकत के साथ करते हैं जिसके पास इख्तियार है तो आप लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि ये तो देखें जी किधर जा रहे हैं। हाँ जी, इनको सियासी बंदे हैं, सियासी लोगों के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उन सियासी लोगों के साथ कैसे बातचीत हो सकती है जिनका रोल कोई नहीं है, वो स्टेक होल्डर नहीं है। उन्होंने जबरदस्ती किसी ने उनको इन ओहदों पे बिठाया हुआ है फॉर्म 47 की शक्ल में ला। आप कहना चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जमात को मौलाना फजल रहमान की हदायत पर अमल करना चाहिए और हुकूमत छोड़ के अपोजिशन में आ जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही है, इसी तरह ही होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज अगर आप चाहें कि मैं इस तरह हुकूमत भी हम इंजॉय करें और जनाब आप देखें कि कामयाबी भी कोई नहीं मिल रही, क्योंकि इसलिए इनके पास इख्तियार नहीं है। अब किसानों का मामला है, उसमें भी ये मार खा रहे हैं, वकला का मामला है, ये हर बात लाठी गोली की सरकार के साथ करेंगे। यानी कोई भी अगर एहतजाज करता है, अपने मुतालबा लेके आता है, अब किसानों का बड़ा जेन्युइन मसला है। आप अगर किसानों से गंदम नहीं लेंगे, आप मुल्क की इकानमी का बेड़ा गर्क करेंगे। आप एग्रीकल्चर के अंदर एक उनकी पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके लिए जरूरी है। आप देखिए ना, हर चीज में आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। हाँ जी, तो कैसे चलेगा ये सिस्टम? इसलिए इस वक्त वक्त की जरूरत यह है कि इस वक्त वाकई जो है डायलॉग होने चाहिए, लेकिन डायलॉग उनके साथ होने चाहिए जिनके पास इख्तियार है, जो इसमें कोई रोल अदा कर सकते हैं। जिनके पास इख्तियार ही नहीं है, उन्होंने चोरी का मैंडेट लिया हुआ है। अब आप कहेंगे मैं इनके साथ, वो कहेंगे जी वो कहेंगे आप छोड़े सीटें क्योंकि आप तो 47 की पैदावार है, तो वो कैसे छोड़ेंगे? वो कहेंगे हम तो इक़्तिदार में हैं, हम तो नहीं। तो ये हो ही नहीं सकते, ये इनके आपस में डायलॉग नहीं हो सकते। डायलॉग होंगे सिर्फ और सिर्फ उसी कुव्वत के साथ जिसके पास इख्तियार है। बात तो आपने ठीक की, इनके साथ डायलॉग नहीं हो सकते। हमारी जो मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल है, मेरे ख्याल में हुकूमत को ना तो अपोजिशन को टफ टाइम देने में कामयाब हो रही है, ना ही अपोजिशन के पास कोई इस तरह का माहौल है। अपोजिशन बात करती है तो सन 9 मई के मुकदमात उनके ऊपर एक तलवार लटक रही है। वफाक में कोई बात करता है तो वहाँ भी वो आज भी आप देखें कि वो कह रहे थे जी आप लायर की वर्दी पहन के आ जाते हैं, जी आपको किस चीज़ का ख़तरा है, आप इतने कमज़ोर बुज़दिल हैं जी आप। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि वफाक में जो हमारे पीटीआई के मेंबरान मौजूद हैं, पंजाब में जो हमारे पीटीआई के मेंबरान मौजूद हैं, वो 24 घंटे उन पे कोई ना कोई एक खौफ की तलवार तो लटका दी गई है कि किसी न किसी मुकदमे में किसी न किसी को गिरफ्तार ना कर लिया जाए, हिरासत में ना ले लिया जाए। आए रोज़ कोई ना कोई मामला तो चल रहे होते हैं। बहुत से ऐसे सियासतदान जो पीटीआई से वाबस्ता हैं, जो उनका उनसे तल्लक है, अब भी जेलों में हैं, किसी की ज़मानत नहीं हो रही, किसी की मुलाकात नहीं हो रही। ये सारे इशू तो चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस जनाब खुले माहौल में भी अगर मुस्लिम लीग नून सरवाइव ना कर सकी तो ये इसकी नाकामी का बहुत बड़ा मुंह बोलता सबूत होगा। और इस दौरान अगर हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जिसे पंजाब में ब्यूरोक्रेसी की मुकम्मल तावन हासिल है, अगर वो कामयाब नहीं होती तो फिर इसका दोबारा इक़्तिदार में आना ना सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि इंतहाई मैं समझूंगा कि नामुमकिन दिखाई देता है। हमें पीटीआई से सूबाई मेंबरान पंजाब असम्बली हैं जनाब अहमद भट्टी साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है, हम उनसे बात करते हैं। जी अहमद भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा भट्टी साहब, पहले तो आपको हमारे प्रोग्राम में जो है वो आने का बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, थोड़ा सा पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अच्छे भले एक जो CSP अफसर थे, तो आपने ये फैसला क्यों किया कि आपकी अच्छी भली नौकरी थी, लोग इस नौकरी के लिए तरसते हैं और आप उसे छोड़ के जो है सियासत में आ गए हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका। इस सवाल का मैं काफी दफा जवाब दे चुका हूँ। नौकरी बस इसलिए छोड़ी थी कि इंसान
ہر وقت کسی بہتری کی تلاش میں رہتا ہے، تو مجھے لگا کہ یہاں پہ جس مقصد کے لیے میں آیا تھا نوکری میں، وہ مقصد حاصل کرنے میں میں کامیاب نہیں ہو سکا اور کوئی امکانات بھی نظر نہیں آ رہے تھے، تو وقت ضائع کرنے سے بہتر تھا، میں نے سوچا کوئی اور رستہ اختیار کیا جائے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس لیے نوکری چھوڑ کے سیاست میں آ گئے۔ بٹ صاحب آپ کے بعض اوقات ہوتا ہے کہ فیملی میں کوئی ایسا گھر میں کوئی موجود بیٹوں میں یا کوئی بڑے بھائیوں میں کوئی ایسا موجود نہیں ہوتا کہ جو سسٹم کو چلا سکے۔ والد صاحب کے بعد آپ کے بھائی جمیل بٹی صاحب سسٹم کو چلانے کے لیے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ فیصلہ کیا، جبکہ آپ کے جو سی ایس پی افسر بننا بڑے اعزاز کی بات ہے، اور آپ ماشاءاللہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے رن کر رہے تھے، آپ نے پروموٹ بھی ہونا تھا، آگے بھی جانا تھا، بڑا مزید افیسر بھی بننا تھا، آپ اس کو یعنی کہ ترقی کی منازل طے کرتے کرتے آپ بہت بڑے جناب افیسر بن سکتے تھے، لیکن پھر بھی چلو خیر آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ تو آج کل آپ بتائیں کہ آپ کے لیے خاص طور پر بڑے مسائل کھڑے کر دیے گئے تھے، آپ کو بڑی پریشانیوں کا سامنا تھا، تو کوئی پریشانیوں میں کمی واقع ہوئی ہے؟ کوئی پنجاب حکومت مسلسل آپ پہ جو مقدمات کے حوالے سے، جس طرح کہ پنجاب پولیس آپ پہ روز بروز آپ کے تعاقب میں رہتی تھی، کوئی حوصلہ افزا بات ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ جب سے 9 میں ہوا ہے، اس وقت سے لے کے آج کے دن تک جو یہ نگران حکومت تھی، اس سے بھی جو بن پڑا انہوں نے کیا، اس کے بعد جب سے مریم نواز صاحبہ کی حکومت آئی ہے، ان سے بھی جو زیادتیاں ہو سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں، اور نہ صرف میرے ساتھ بلکہ ہماری پوری جماعت کے ساتھ، ہمارے باقی جو پنجاب سے ایم پی ایز ہیں ان کے اوپر مقدمات بھی درج کیے گئے ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے، اور ہمارے ورکرز پہ بھی مقدمات بنائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کئی کارکنوں کو یہ 9 مئی کے تناظر میں گرفتار کیا گیا، جب یہ 4-5 دن پہلے 9 مئی کی برسی تھی، اور ریڈ تو ہمارے گھروں پہ بھی، ایم پی ایس کے گھروں پہ بھی ہوئے ہیں، جس کے پیش نظر ہم نے طریقے استحقاق جمع بھی کروائی ہیں پنجاب اسمبلی میں۔ بٹ صاحب آپ کا ممبر پنجاب اسمبلی کا نوٹیفکیشن ہو گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے؟ جی بالکل، تبھی ہو گیا تھا جب الیکشن ہوئے تھے۔ جب آپ تو جیت گئے تھے، لیکن مسلم لیگ نون کو آپ کی جیت کا یقین نہیں آ رہا تھا، شاید وہ سمجھے تھے ہمارے اس اہم حلقے سے بٹی صاحب جو ہے وہ ہمارا جو بڑا جناب اس شہر میں ہولڈ ہے، ہمارے بغیر کوئی جیت نہیں سکتا، ان کو آپ کی یہ جیت جو ہے وہ بڑی ناگوار گزری تھی۔ تو آج کل آپ سارے جو آپ کے اوپر مقدمات ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا تھا، سب میں ضمانت پہ ہیں یا ابھی بھی کوئی لوگ چھپ کے زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں جی، نہ میں نے پہلے لوگ چھپ کے زندگی گزاری تھی، نہ ابھی کوئی لوگ چھپ کے گزار رہا ہوں۔ میں پہلے بھی منظر عام پہ ہی تھا، اپنی الیکشن کیمپین اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے بھرپور طریقے سے کی، میں ایک دن بھی اپنی کیمپین نہیں روکی، اس بات کے باوجود کہ میرے بڑے خوش قسمت ہیں، معافی چاہتا ہوں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے کمپین کر لی، ورنہ یہاں تو کسی کو حلقے میں جانے کے لیے یا کارن میٹنگ کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں روکا نہیں گیا یا ہمیں ڈرایا دھمکایا نہیں گیا، ہمارے گھر پہ اس دوران ریڈز ہوتے رہے اور میرے چچا کو گرفتار بھی کیا گیا، لیکن میں نے بذات خود میں نے اس وقت یہ بیان یہ دیا تھا کہ میں ایک دن بھی کیمپین نہیں روکوں گا، گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، جس کا بھی کرتا ہے گرفتار کر لیں۔ تو 2 دفعہ میرا تعاقب کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ مہربان تھا، میں پکڑا نہیں گیا۔ تو اس کے علاوہ جیسے ہی الیکشن ختم ہوئے اور میں جیتا ہوں تو مجھے گرفتار کر لیا گیا میرے گھر سے، بلکہ ایک مرتبہ تو ہم خود اپنے ورکروں کے ساتھ کوئی 250-300 ورکرز کو لے کے تھانے میں بھی چلے گئے تھے، میں اور میرے والد صاحب گرفتاری دینے کے لیے۔ آپ روز ہمارے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں اور ہمارے آگے ہمیں گرفتار جناب جی بٹ صاحب بات جاری رکھیے۔ جی میری بات مکمل ہو گئی ہے۔ اچھا بٹ صاحب، پنجاب حکومت گندم بحران پر قابو نہیں پا سکی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ میرا خیال ہے جی قابو پانے کی خواہش ہی نہیں ہے پنجاب حکومت کی ایسی کوئی کہ یہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بحران بنا رہے، ورنہ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے حکومت کی جانب سے ابھی تک
हुकूमत सिर्फ और सिर्फ सलमान बेटा बड़ा शोर हो रहा है, क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कर रही थी, इसी तरह का जुल्म जबर अब किसानों की तरफ भी कर रहे हैं। अच्छा भट्ट साहब, एहतजाज कर रहे थे किसान, अब भी वो सड़कों पे निकलने के लिए दोबारा से पुरअज़म है, तो पीटीआई क्या उनके साथ एहतजाज में शामिल होगी? जी, हम पहले भी उनसे राब्ते में थे। किसान इत्तेहाद की जो क़यादत है, खालिद साहब हैं, दोनों का नाम ही खालिद है मेरे ख्याल से, एक खालिद बाट साहब और एक खालिद खोखर साहब है। उन दोनों से हम राब्ते में रहे, हमने एक दिन उनके साथ मिलकर एहतजाज किया भी माल रोड पे। अब भी जब उनको हमारा ताउन दरकार होगा तो हम उनका साथ देंगे। इसके अलावा हम अपनी सियासी जो हमारी पार्लिमानी जमात है, हम कई मरतबा, बेहतर मरतबा हमारी माल रोड पे एहतजाज कर चुके हैं। ऐवान के अंदर आज भी हमारी तरफ से जो बुलाया गया इजलास, अपोजिशन की रिक्वेजिशन पे आज इजलास हुआ है, उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा वीट प्रोक्योरमेंट था। तो हम ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी अपने किसानों के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और इस एहतजाज में उनका भरपूर साथ देंगे। अच्छा भट्ट साहब, जिस तरह किसान एहतजाज के लिए सड़कों पे आना चाहते हैं दोबारा से, इसी तरह वकला भी अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। पीटीआई उन्हें भी सपोर्ट कर रही है एहतजाज में जमात के तौर पर, या जो आपकी वकला बरादरी है वही सिर्फ सिस्टम उनके साथ एहतजाज में शामिल है? जी, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी मालूमात है, वकला कोई एहतजाज अब अपना कंटिन्यू नहीं कर रहे। उनके जो वकला भाई थे उनको रिहा कर दिया गया और उन पर जो दर्ज मुकदमात थे वो भी खारिज कर दिए गए, जिसके पेश नज़र उन्होंने मेरा ख्याल है कि अपना एहतजाज मुअत्तल कर दिया। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने हमें जॉइन किया। आपने बताया कि पंजाब हुकूमत बहरान पर काबू क्यों नहीं पा सकी, वकला और किसान जो एहतजाज कर रहे हैं, पीटीआई के मेंबरान उनके साथ हैं, जमात उनके साथ है। जी गुरैश साहब, आपने भट्टी साहब की बात सुनी। जनाब देखिए, एक तो वकला की जो है वो पंजाब बार कौंसिल ने अभी हड़ताल की कॉल दी हुई है, कल भी हड़ताल है और अगले दिन भी हड़ताल है। मे भी उसमें इसी दौरान उनके साथ कोई अगर पैचअप हो जाता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तमाम सूबे में ये हड़ताल की कार्रवाई चल रही है। एक तो बात ये है। दूसरी बात है कि गंदम की कि गंदम जो है वो वज़ीर खुराक साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो पंजाब गवर्नमेंट गंदम नहीं ख़रीद रही। तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की है कि पंजाब गवर्नमेंट इस बहरान पे काबू पाना ही नहीं चाहती, क्योंकि ये कोई बहरान नहीं है, ये कोई काम नहीं है कि आप जब 3-3 अरब के हेलीकॉप्टर ख़रीदते हो या 3-3 करोड़ रुपए अपनी गाड़ी के टायर बदलने में लगाते हो, हैं जी, तो ये क्या ज़्यादा अमाउंट हो सकती है। आपने पूरे लाहौर में जनाब अंडर पासेस में इतनी और नहर के ऊपर इतनी लाइटिंग की है, इतना पैसा ज़ाया किया है, हैं जी, जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो आप उससे आधे पैसों से ये किसानों से गंदम खरीद सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को फ़ौरन चाहिए कि इसके ऊपर तवज्जो दे, बजाय ये है कि ये गवर्नमेंट अगर 4 दिन बाद में ख़त्म होनी है तो जो आपने पॉलिसीज़ इख्तियार की हुई हैं उसके ज़रिए ये गवर्नमेंट मुझे लगता है कि उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगी और कोई ये सिस्टम चल नहीं सकेगा। क्योंकि जब तक आप देखेंगे मुल्क में किस चीज़ के बेस पे ये हुकूमत चल सकती है, महंगाई के बेस पे चल सकती है, डीजल की कीमतें बढ़ाने के बेस पे चल सकती है, बिजली के बिल बढ़ाने के चक्कर में चल सकती है, या गैस के बिल बढ़ाने में चल सकती है, या क्राइम्स पे ना काबू पा के ये चल सकती है, या लोगों के घरों में पुलिस को दाखिल करके पुलिस मुकाबला शो करके शरीफ लोगों को कत्ल किया जा सकता है, इससे चल सकती है, या बहावल नगर के वाकया से चल सकती है। तो या किसानों किसे गंदम ना खरीद के इस मुल्क में बहरान पैदा करके ये चल सकती है। नहीं चल सकती ये हुकूमत, ये इसलिए नहीं चल सकती, इसके लिए नवाज शरीफ साहब को खुद इन होना चाहिए
اور शहबाज शरीफ साहब को भी इन होना चाहिए कि अगर जो बची खुची उनकी जो पार्टी की जो इज्जत है या बची खुची जो उनकी वर्थ है उसको अगर ये चाहते हैं कि उसको कायम रखा जा सके तो उसके लिए फौरी तौर पे डिसीजन करने पड़ेंगे। और ख़ास तौर पे ये गंदम वाला डिसीजन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फौरी तौर पे गवर्नमेंट ये ऐलान करे कि गंदम को फ़ौरन ख़रीदे और उसके लिए बारदाना लोगों के घरों के दरवाज़ों तक पहुँचाए, ना कि 500-500 रुपए में ब्लैक में ये बारदाना दिया जाए। और जो बंदा इसमें इन्वॉल्व हो ब्लैक मेलिंग में और गंदम खरीदने में रुकावट बने, उसके खिलाफ फौरी तौर पे गवर्नमेंट एक्शन करे और उसके लिए ये वजीर खुराक खुद बाहर निकले और बाकी भी अमला जो है महकमा खुराक का बाहर निकल के जगह जगह चेक करे क्या गंदम की खरीदारी हो रही है और जिम्मेदारों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहे। और इसके बाद फिर ये दूसरा एक्शन ये करें, ये खादों का मसला हल करें, डीजल का मसला हल करें, लोगों को ट्यूबवेलों के जरिए जो सब्सिडी देनी है सोलर के लिए उसके ऊपर अमल दखल करें ताकि YBG की दुनिया में, जिसको हम कहते हैं खेती बाड़ी की दुनिया में, जिम्मेदार अपने आप को जिंदा रख सके। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त आपके 80% लोग जो थे डायरेक्टली काश्तकारी से मुंसलिक थे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब 60-65% लोग जो हैं वो काश्तकारी के साथ मुंसलिक हैं। और उनमें से भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि किस तरह हम इसको छोड़ के कोई ऐसा काम करें, मतलब उधर जमीनें उनके पास हैं लेकिन इधर आगे क्लर्कों की, चपड़ासियों की वो नौकरियां कर रहे हैं ताकि अपने घर का खर्चा चला सकें और अपने अखराजात को मीट कर सकें। तो इसके लिए एग्रीकल्चर को बचाने के लिए और इस मुल्क की इकानमी को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है फौरी तौर पे जो एग्रीकल्चर के असल एक्सपर्ट हैं उनको इकट्ठा करे। ये जो इमेच्योर लोगों की ये टीमें बनी हुई हैं और बेड़ा गर्क कर रही हैं एग्रीकल्चर का, उनको छोड़ के जो पुराने सीनियर ज़राअत के माहिरीन हैं उनको इकट्ठा किया जाए, बजाय कि आप ऐसे लोगों के ऊपर टीमें बनाने और उनसे मशवरे लेके बेड़ा गर्क करें। इसके बारे में सोचना चाहिए और इसके बारे में इक़दामात फ़ौरन पंजाब गवर्नमेंट को करने चाहिए। जी बहुत शुक्रिया गुराज साहब, आपने बताया। नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिर में हम पंजाब पुलिस के मुतल्लिक़ किसी न किसी अफीसर के बारे में ज़रूर बात करते हैं। हम आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हल्फ उठाते ही इस बात का इम्कानदार किया गया था कि IG पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, CSP लाहौर बिलाल सिक मैना समेत बहुत से पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि IG पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहे, CSP लाहौर बिलाल सिक मैना साहब भी फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहे। अलबत्ता आपको हम बताएं कि स्पेशल ब्रांच के सरबरा जुल्फ़िकार हमीद साहब ने कुछ पुलिस अफसरान की करप्शन पर मबनी रिपोर्ट्स तैयार की हैं जो कि सीनियर पुलिस अफसरान की दर्जन से ज़ायद तादाद बताई जाती है और ये रिपोर्ट्स वज़ीर-ए-आला पंजाब को भी भिजवा दी गई हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जिन पुलिस अफसरान की करप्शन पर मबनी ये रिपोर्ट्स तैयार की गई हैं उन्हें तब्दील कर दिया जाएगा। और अब ये देखते हैं कि कब तक तब्दील होते हैं। अलबत्ता CSP लाहौर और IG पुलिस के बारे में जो चैम गोइयाँ की जा रही थी कि आज तबादला होगा कल होगा, फ़िलहाल उन दोनों के तबादले नहीं हो रहे और दोनों को पंजाब हुकूमत ने अपना काम जारी रखने की हिदायत की है। बिलाल सिक मैना जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बड़े सख्त गिर हैं, लेकिन एक बात हम ज़रूर कहेंगे कि वो सख्त गिर ज़रूर है लेकिन उन्होंने अपनी तैनाती के दौरान किसी भी मुतहद का इस तरह का कोई नुकसान नहीं किया कि जिससे हम ये कह सकें कि वो मुतहद परवर नहीं है। अलबत्ता उनके इल्म में कोई भी ऐसा केस जिसमें ये समझें कि वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं वो उसे माफ़ नहीं करते, वो उसकी डांट डपट भी करते हैं और उसकी रिपोर्ट्स भी बना कर अफसरान को यानी कि IG पुलिस पंजाब को ज़रूर भिजवाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान यूनुस पार्ट और जनाब स्टूडियो में मौजूद जुवैद इकबाल गयास साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।